आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 5 ऑफ CPC 9008। ऑर्डर 5 का टाइटल है इशू एंड सर्विस ऑफ समन। ये ऑर्डर बेसिकली इस मैटर से डील करता है कि जब एक प्लेंटिफ ऑर्डर 4 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी के तहत एक प्रॉपर सूट इंस्टीट्यूट कर देता है किसी डिफेंडेड के अगेंस्ट, मतलब जब वो एक दावा दायर कर देता है, प्लेंट दे देता है कोर्ट के अंदर डिफेंडेड के अगेंस्ट, तो डिफेंडेड को बेसिकली किस तरह पता चलेगा कि किसी ने उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है। तो उसे इस तरह पता चलता है कि कोर्ट बाकायदा उससे समन जारी करती है अंडर सेक्शन 27 टू 33 ऑफ सीपीसी एंड दिस ऑर्डर 5 सीपीसी के तहत। सो समन का मोटिव होता ही बेसिकली डिफेंडेड को इंटीमेट करना, उसे इन्फॉर्म करना कि भाई आपके ख़िलाफ़ किसी ने लीगल एक्शन ले लिया है, आपके ख़िलाफ़ किसी ने दावा दायर कर दिया है। सो इस ऑर्डर में बेसिकली हमने यही चीज़ें डिस्कस करनी है कि ये समन किसको जारी किया जाएगा, कब जारी किया जाएगा, किस तरह जारी किया जाएगा, कौन इसे सर्व करवाएगा, मूड क्या है इसके सर्व होने के, एंड ये समन किन पर्पसेस के लिए जारी किया जाता है, क्या इसकी काइंड है समन की। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस ऑर्डर के अंदर डिस्कस करनी है। जो कि इसके टोटल 30 रूल्स हैं इस ऑर्डर के, तो अगर मैं इसे एक वीडियो में कवर करने जाऊँ तो वो ज़रा मुश्किल हो जाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसे 3 पार्ट्स में कवर करेंगे इस ऑर्डर को। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसके फर्स्ट 10 रूल डिस्कस करेंगे एंड फिर सेकंड एंड थर्ड पार्ट में भी 10 फर्दर 10 करके हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रूल है समन। तो फर्स्ट रूल का सब रूल 1 कहता है कि व्हेन अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन मे बी इशूड टू द डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर अ क्लेम ऑन द डे टू बी देयर एंड स्पेसिफाइड। सो सब रूल 1 सिंपली ये कह रहा है कि जब दावा मुकम्मल तौर पर आपके अगेंस्ट हो गया तब एक समन जारी किया जाता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। फॉर द पर्पज समन क्यों जारी किया जाता है, ताकि डिफेंडेंट आए कोर्ट के अंदर और जो एलिगेशन क्लेम आंसर द क्लेम, मतलब जो सूट के अंदर इसके ऊपर क्लेम लगे हैं, प्लेंटिफ ने लगाए हैं, उनका जवाब दे। और किस डेट पर आना और आंसर इसने देना है, ऑन द डे टू बी देयर इन स्पेसिफाइड, मतलब जो समन पे डेट स्पेसिफाइड है उस डेट के ऊपर डिफेंडेंट ने आना है। सो रूल 1 सिंपल सा था। अब इसकी प्रोवाइजो है जो कि इसी रूल की जनरल रूल की एक्सेप्शन अगर है, प्रोवाइडेड दैट नो सच समन शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एंड एडमिटेड द प्लेंटिफ क्लेम। प्रोवाइजो ये कहती है कि ये समन जारी करने की ज़रूरत ही नहीं है, किया ही नहीं जाता, कि जिस टाइम दावा दायर किया गया उस टाइम डिफेंडेंट खुद ही आ गया और जो प्लेंटिफ के एलिगेशन थे, क्लेम थे, वो इसने एडमिट कर लिए। भाई दावा दायर होने के बाद जस्ट फॉर द पर्पस टू इंटीमेट डिफेंडेंट के इसके अगेंस्ट कोई दावा हो गया तभी तो इसे समन जारी किया जाता था। लेकिन अगर प्लेंट के प्रेजेंटेशन के टाइम ये आ गया, इसने एडमिट कर लिए क्लेम, तो अब क्यों समन जारी करने की ज़रूरत है, अब समन जारी नहीं किया जाएगा डिफेंडेंट को। सब रूल 2 ये कहता है डिफेंडेंट टू होम अ समन हैज़ बीन इशूड अंडर सब रूल 1 में अपेयर, मतलब जिस डिफेंडेंट को समन जारी किया जा रहा है वो किस तरह अपेयर हो सकता है, कोर्ट में हाजिरी वो किस तरह दे सकता है। तकरीबन 3 मोड है जिसके थ्रू आ सकता है, इन पर्सन, या वो बजाते खुद आ गया, मतलब समन आया, वो बजाते खुद कोर्ट में पेशी में पेश हो गया, बाय अ प्लीडर ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द सूट, या वकील के थ्रू आ सकता है। मगर वकील कौन होना चाहिए, वकील वो होना चाहिए जो कि ड्यूली इंस्ट्रक्टेड हो, मतलब बाकायदा प्रॉपरली इसका वकील उसने इसे अपॉइंट किया हो, एंड जो सूट से मतलब अहम सवालात हैं उनके मतलब वो आंसर दे सकता हो। मतलब ये नहीं है कि कोई भी वकील पकड़ लिया कि जस्ट वकील है तो उसको उठा के ले जाओ। वो जो केस की प्रिपरेशन कर कर आया हो, जो सवाल पूछे जाने हैं, वो जाके उधर आपको डिफेंड भी कर सकता हो। ये नहीं हो आप किसी को भी उठा के लेकर कि भाई तेरे पास डिग्री नहीं है, तेरे पास लाइसेंस नहीं है, उसने केस की तैयारी ना की हुई हो, आपका ही काम खराब हो जाएगा। इसलिए वो कह रहे हैं जो सवालों को समझ सकता हो, केस के वहाँ पर सूट के मटेरियल क्वेश्चन का आंसर दे सकता हो, और बाकायदा आपने वकालतनामा ड्यूली इंस्ट्रक्टेड आपने उसे पॉइंट किया, वो आपका वकील हो, उसी वकील वो वकील भी आपकी तरफ से जा सकता है। बाय अ प्लीडर कंप्लेंट बाय सम पर्सन एबल टू आंसर ऑल सच क्वेश्चन, या कोई वो बंदा जा सकता है वकील के साथ जो कि इन तमाम यही मटेरियल क्वेश्चन के आंसर दे सकता हो। नेक्स्ट है सब रूल 3, एवरी सच समन शैल बी साइंड बाय द जज और सच ऑफिसर एज ही अपॉइंट एंड शैल बी सील्ड विद द सील ऑफ द कोर्ट। यानी ये जो समन डिफेंडेंट को जारी किया जा रहा है इस पर साइन होने चाहिए, आया या तो जज के या उस ऑफिसर के जिसको उसने इसी पर्पस के लिए साइन करने के लिए अपॉइंट किया हुआ है। इन दोनों में से किसी एक के साइन होने चाहिए और कोर्ट की सील होनी चाहिए इस समन के ऊपर। तो ये आपके पास रूल 1 था। अब आ जाते हैं रूल 2 की तरफ। रूल 2 जो है वो यहाँ पर जो ऑर्डर में बताया हुआ है उसकी पंजाब में हो गई है अमेंडमेंट, तो हम लोग फिर वहाँ अमेंडमेंट वाला रूल डिस्कस करेंगे।
अरे ऑर्डर 5 में फॉर रूल 2 के लिए फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी ये आ गया है इसकी जगह पे। रूल 2 जो इधर बताया इस ऑर्डर में, इसकी जगह पे पंजाब में ये वाला रूल आ गया, तो इसको डिस्कस करेंगे। कॉपी और स्टेटमेंट अनेक्स टू द समन, एवरी समन शैल बी अकम्पेन्ड बाय अ कॉपी ऑफ द प्लेंट, यानी ये लाजिम है कि हर समन के साथ प्लेंट की कॉपी अटैच होगी। और इफ सो परमिटेड, और अगर इजाज़त हुई कोर्ट की तरफ से, बाय अ कंसाइज स्टेटमेंट एंड अ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट अनेक्स्ड विद अ प्लेंट एंड अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 14 इन ऑर्डर 7, यानी ये तो कंफर्म है कि प्लेंट के साथ, सॉरी समन के साथ प्लेंट की कॉपी अटैच्ड होगी। जो समन जारी किया जा रहा है ना डिफेंडर को, उस समन के साथ प्लेंट की कॉपी तो मस्ट अटैच होगी। ये ऑर्डर 5 का रूल 2 कहता है। लेकिन अगर आपको परमिशन हो, देन आप लोग जो कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स यानी प्लेंट की समरी, उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स है वो भी आप अपने समन के साथ अटैच कर सकते हो। और उसके अलावा ऑर्डर 7 के रूल 14 के सब रूल 2 के अंदर जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताई हुई होती है, कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो भी आप लोगों ने अटैच करनी है। बेसिकली इस रेलेवेंट ऑर्डर के रेलेवेंट रूल्स के अंदर लिस्ट ऑफ रिलायंस का जिक्र किया हुआ है, जिसमें जिन दस्तावेज़ात पर प्लेंटिफ रिलाय कर रहा होता है ना अपने केस में, वो इन डॉक्यूमेंट्स को इनमें बताता है, लगाता है अपनी प्लेंट के साथ। तो वो कह रहे हैं कि ये भी आपने समन के साथ अटैच करने हैं। तो समन के साथ 3 चीज़ें अटैच होनी चाहिए। नंबर 1 प्लेनेट की कॉपी, नंबर 2 कंसाइड स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड नंबर 3 लिस्ट ऑफ द रिलायंस। सो ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसमें से जो कंसाइड स्टेटमेंट लिस्ट ऑफ रिलायंस परमिशन पे डिपेंड करती है, अगर परमिशन हो तब। लेकिन प्लेनेट की कॉपी जो है वो समन के साथ लाजमी तौर पर अटैच होगी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है अटैचमेंट का प्लेनेट की कॉपी का समन के साथ? भाई समन तो जारी हो गया, लेकिन प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को समन जारी हो गया, उसे ये जब उसने अब समन जारी होने के बाद आना है पेशी पे, तो उसने रिटन स्टेटमेंट जमा करवानी है। जब उसे यही नहीं पता होगा कि मेरे खिलाफ एलिगेशन क्या है, अब उसे इतना तो पता चल गया समन के थ्रू कि मेरे खिलाफ कोई लीगल एक्शन है, लेकिन समन में ये तो नहीं ना पता कि उस लीगल एक्शन में क्या क्या है, क्या एलिगेशन मुझ पे लगाया जा रहा है, वो तो प्लेंट में ही पता चलना है। दैट्स वाई समन के साथ प्लेंट की कॉपी अटैच होना ज़रूरी है और लगानी है, शेल का वर्ड इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं रूल 3 की तरफ। रूल 3 जो है वो इसके रूल 1 के, इसी ऑर्डर के रूल 1 के सब रूल 2 की एक्सेप्शन आप कह सकते हो। क्यों? अभी हम पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा। द कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेड और प्लेंटिफ टू अपियर इन पर्सन। टाइटल से क्लियर हो रहा है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर डिस्क्रिशनरी पावर है, सॉरी, अगर कोर्ट को लगता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेड को असालतन यानी पर्सनली अपेयर होने के लिए कहना चाहिए, ऑर्डर कहना चाहिए कि कोर्ट में बजाते खुद आएँ, ना कि अपने एजेंट या प्लीडर के थ्रू, तो वो उन्हें कह सकता है। तो रूल 3 क्या कहता है? सब रूल 1 स्टेट दैट वेयर द कोर्ट सी रीजन टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, द समन शैल ऑर्डर हिम टू अपीयर इन पर्सन इन कोर्ट ऑन द डे देयर इन स्पेसिफाइड। वगैरह अगर कोर्ट को लगता है कि डिफेंडर को पर्सनली पेयर होना चाहिए, तो वो समन में से ऑर्डर कहता है कि भाई आप पर्सनली पेयर होंगे कोर्ट में उस डे के ऊपर जो कि स्पेसिफाइड है इसी समन के अंदर। तो अब के हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर 5 का रूल 1 का सब रूल 2 कहता था कि डिफेंडर चाहे तो बजाते खुद आ जाए, उसका वकील आ जाए या उसका एजेंट आ जाए वकील के साथ। तो यहाँ पर ये क्यों है? तो वो कह रहे हैं कि ये इसकी एक्सेप्शन है कि कोर्ट को लगता है अगर, तो वो उसे पर्सनली पेयर होने के लिए कह सकती है। अच्छा, ये एक तो इस ऑर्डर 5 के रूल 1 की सब रूल 2 की भी एक्सेप्शन है और ऑर्डर 3 के रूल 1 की भी एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ पर भी ये राइट था पार्टीज़ को कि वो बज़ाते खुद उनके एजेंट या उनके वकील अपीयर हो सकते थे। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, कोर्ट अगर चाहे तो वो उन्हें कह सकती है कि खुद पर्सनली आओ। इसी तरह रूल 2 जो है वो एक्सेप्शन है ऑर्डर 3 के रूल 1 की। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि अगर कोर्ट को लगता है ना कि प्लेंटिफ को भी पर्सनली आना चाहिए उस डे पे जो कि समन में डिफेंडेड के लिए फिक्स है, तो वो उसे भी पर्सनल अपेयरेंस का कह सकता है। अब आ जाते हैं रूल 4 पे। नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू पेयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स। अब ये जो इसका रूल 4 है वो इसी ऑर्डर के रूल 3 की एक्सेप्शन है, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा था कि कोर्ट अगर चाहे तो प्लेंटिफ डिफेंडेड दोनों को ही पर्सनली पेयर होने का कह सकती है। रूल 4 कह रहा है कि भाई किसी भी पर्सन को पर्सनली अपेयर होने के लिए नहीं कहा जाएगा जब तक वो एक सर्टेन लिमिट, और सर्टेन लिमिट बेसिकली यहाँ पर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है। मसलन ये वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहता है देन आप उसे पर्सनल अपेयरेंस का ऑर्डर दे सकते हो, अगर नहीं रहता देन आप उसे नहीं दे सकते। ये रूल 4 की सिंपल सी दो टोक की बात है जो वो कह रहा है, और इसके कहने के पीछे लॉजिक क्या है? जाहिर सी बात है, पर्सनल अपेयरेंस का कह रहे हो, उसका मतलब उसने कोर्ट में बताते खुद आना है। अगर तो वो कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहता है तब उसके लिए पॉसिबल है। अगर वो आउटसाइड ऑफ द लिमिट ऑफ द कोर्ट रहता है, हो सकता है किसी दूसरे शहर रहता हो, वो किस तरह आ जाएगा? कोर्ट की तो टाइमिंग ही सुबह के टाइम ही सुनवाइयाँ होती हैं। अब आप कोई कौन सी कोचिंग आप पकड़ोगे, कौन सी मेट्रो
मेट्रो में आप बैठ कर आओगे, कौन सी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करोगे, पेशी का टाइम ही चला जाएगा, आपकी तो नॉन अपीयरेंस पे आप चली जाएगी, फिर ऑर्डर 9 वाले कंसिक्वेंसेस अराइज़ हो जाएँगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर तो आप कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहते हो, तभी आपको पर्सनल अपीयरेंस का कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, अगर नहीं रहते देन आपको कोर्ट नहीं दे सकती। ये ऑर्डर 4 का रूल 4 ऑर्डर 5 का रूल 4 सिंपल सी बात कह रहा है। लेकिन इसमें ये बात कहने के बाद आगे इसकी भी एक्सेप्शन बताई हुई है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहे हैं नो पार्टी शैल बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस, किसी पार्टी को भी पर्सनली अपीयर होने का नहीं कहा जा सकता अनलेस, एक्सेप्शन ये है रिजाइड विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ कोर्ट, मतलब अगर वो कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहता है देन आप उसे पर्सनल अपीयर होने का कह सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कह सकते, सिंपल। बी पॉइंट में ये है कि जब आप नहीं भी रहते कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में, तब भी आपको पर्सनल अपीयर होने का कहा जा सकता है। वो कब है? वो कह रहे हैं विदाउट सच लिमिट बट एट अ प्लेस लेस देन 50, और अब ये जो जितनी भी ब्रैकेट की लाइन है आप इसे एक दफ़ा स्किप कर दें। वो कह रहे हैं विदाउट सच लिमिट बट एट अ प्लेस लेस देन 50 और लेस देन 200 माइल डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट हाउस। मसलन वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप रहते तो कोर्ट की लिमिट से बाहर हो, मतलब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं रह रहे, जहाँ पर कोर्ट हाउस का कोर्ट है उस जगह पर आपकी रेजिडेंस नहीं है, लेकिन जो आपकी रेजिडेंस है वो कोर्ट हाउस से जिसका डिस्टेंस इतना है कि कम से कम 50 मील है और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मील है। अब एंड तब और उसके साथ अब ब्रैकेट वाली लाइन, वेयर देयर इज अ रेलवे और स्टीमर कम्युनिकेशन अदर एस्टैब्लिश पब्लिक कन्वीनियंस फॉर 5 और 6 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर यू रिसाइड एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिचुएट। मतलब वो कह रहे हैं कि आप कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में नहीं रह रहे, कोर्ट की लोकल लिमिट से बाहर ही हो आप। जहाँ पर कोर्ट हाउस है, आप उस जगह पे आपकी रिहाइश ही नहीं है। लेकिन इस जगह ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस और कोर्ट हाउस के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम से कम 50 मील है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मील है। और उस डिस्टेंस के दरमियान आपके पास वहाँ पर कोई फैसिलिटी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक कन्वीनियंस की, रेलवे की। इसका मतलब ये है कि आप वहाँ से बैठकर आ सकते हो। तो इट्स मीन अगर ऐसी सिचुएशन है देन अब आपको, बेशक आप कोर्ट की लोकल लिमिट में नहीं रहते, आपको पर्सनल अपीयरेंस होने का नोटिस दिया जा सकता है, आपको कोर्ट कह सकती है। अब जो कि यहाँ पर 50 मतलब वो एक दफ़ा अगर मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये आप कोर्ट है और ये साइड पर आपका कोर्ट की लिमिट में घर नहीं है, लेकिन आपके और कोर्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम कितना है, 50 मील है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 200 मील है। 200 मील से कम होना चाहिए। जैसे ही 200 मील से ज़्यादा हो जाएगा, बेशक अब आपके पास ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस जगह पे, देन आपको लॉ नहीं रिक्वायर करता कि अब आपको पर्सनल अफेयर होने का कोर्ट कहे। मसलन ये है कि 50 से 200 मील के दरमियान आपकी होनी चाहिए रिहाइश, और उसका डिस्टेंस जो है वो कोर्ट से होना चाहिए। तो अब चूँकि यहाँ पर मील लिखा हुआ है और हम तो किलोमीटर के अंदर डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके मैं आपको एक दफ़ा समझाती हूँ। जैसे कि 50 मील की बात कर रहा है ना, तो 1 मील जो है वो 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इट्स मीन कि 50 मील अब कितने किलोमीटर के बराबर होंगे? आप 1.6 को 50 से मल्टीप्लाई करो। ये देखें 1 मील कितने के बराबर होता है? 1.6 किलोमीटर के। तो 150 मील कितने के बराबर होगा? 1.6 मल्टीप्लाई बाय 50, 80 किलोमीटर हो गए। इसी तरह 200 के साथ अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 320 किलोमीटर हो गए। सो 80 किलोमीटर और 320 किलोमीटर, यानी इनके दरमियान अगर है आपका डिस्टेंस, देन आपको पर्सनली अपेयर होने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन 320 किलोमीटर से अगर 450 किलोमीटर पे आपका घर है और डिस्टेंस आपके कोर्ट हाउस और आपके घर के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 450 किलोमीटर, यानी 320 किलोमीटर से ज़्यादा है। और अगर 321 किलोमीटर भी हो गया, देन आपको पर्सनल अपीयरेंस होने का नहीं कहा जाता। अगर आपको पर्सनल अपीयर होने का कहा जा सकता है तो आपके और कोर्ट हाउस के और आपके घर के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 320 किलोमीटर से कम होना चाहिए, नहीं 200 माइल से कम ही होना चाहिए। देन आपको ये पर्सनल अपीयरेंस होने का कोर्ट नोटिस दे सकती है, अदरवाइज नो। और डिस्टेंस के साथ साथ ये ख्याल भी रखना है कि वहाँ पर कोई ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, मसलन जैसे आप आ सकें। नेक्स्ट आ जाती है रूल 5, जिसमें बताया जा रहा है कि समन किन पर्पज़ के लिए इशू किया जा सकता है। आप काइंड्स ऑफ समन भी कह सकते हो इसमें कि डिस्कस हुई है। अगर समन टू बी आइदर टू सेटल इशू फॉर फाइनल डिस्पोजल, समन जो है वो आया या तो सेटलमेंट ऑफ इशू यानी फ्रेमिंग ऑफ इशू के पर्पज़ के लिए जारी किया जा सकता है, या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए जारी किया जा सकता है। अब ये सेटलमेंट ऑफ इशू की हद तक तो बात समझ में आती है, कि फाइनल डिस्पोजल की बात जो है वो क्लियर नहीं हो पाती, क्योंकि
इसमें देखो देखो भाई आप लोग समन जारी करते हो क्यों? ताकि कोर्ट में डिफेंडेड आए और आके अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा करवाए। जब उसने रिटन स्टेटमेंट जमा करवा दी, यानी प्लेन में जो जब हम जो जवाब दावा लिखते हैं तो एलिगेशन को हम लोग इसी तरह लिखते हैं ना कि ये मैं मानता हूँ, ये मैं नहीं मानता, एडमिटेड, डिनाइड, इस तरह करके, या पार्शियली एडमिट, पार्शियली डिनाइड, जो उसने एलिगेशन लगाए हुए होते हैं। तो जब वो डिनाई और एडमिट कर रहा होता है तो कोर्ट को पता चल जाता है कि इनके दरमियान डिस्प्यूट क्या है, तो वो कोर्ट को फ्रेमिंग ऑफ इशू करने में आसानी हो जाती है। तो ये तो समझ में आती है कि सेटलमेंट ऑफ इशू वाला समन तो जायज़ लग रहा है। भाई फाइनल डिस्पोज़ल वाला समन कौन-सा हो सकता है? वो ये होता है कि समरी ट्रायल वाले केसेस में भेजा जाता है, जहाँ पर एविडेंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो केस क्लियर होता है। और उसके अलावा ही फाइनल डिस्पोज़ल वाला समन इस सिचुएशन में भी भेजा जा सकता है कि जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे पहले दावा आया, प्लेंट आई, फिर रिटन स्टेटमेंट आई। रिटन स्टेटमेंट के बाद जो है वो दोनों पार्टीज़ की आर्गुमेंट शुरू हो गई और उसने अपने सबूत वो गवाह अपने फ़ेवर में देना शुरू कर दिए प्लेंटिफ ने, क्योंकि सबसे पहले केस को उसी ने प्रोसीड करना होता है। जब वो अपने एविडेंस को क्लोज़ कर लेता है ना, तब अब कोर्ट ने के अंदर हम सुनते हैं जजमेंट के टाइम ड्रामास में भी देखते हैं कि तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए को अदालत इस नतीजे पर पहुंची है। वो सबूत और गवाह जब वो देख रही होती है, वो सिर्फ प्लेंटिफ के देख रही होती है, डिफेंडेंट के भी तो देखने होते हैं। तो प्लेंटिफ की जैसे ही क्लोज ऑफ एविडेंस होता है ना, डिफेंडेंट को भी कोर्ट जो है समन जारी करती है, यही फाइनल डिस्पोजल का, कि आपके लिए पास अपने आप को साबित करने के लिए कोई गवाह है। तो वो बेसिकली जो समन फॉर फाइनल डिस्पोजल का समन होता है ना, इसमें कोर्ट इसे कह रही होती है डिफेंडेंट को कि आप अपने लिए गवाह पेश करो जिस पे आप आपका डिफेंस रिलाय करता है। अब ये जो समन फॉर फाइनल डिस्पोजल है ना, ये ज़रा बेहतर तौर से एक्सप्लेन हुआ है इसी ऑर्डर के, और रूल 8 में आई गेस, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। और ये जो बात मैंने बताई, इसका मतलब बेसिकली यही चीज़ वहाँ पर भी डिस्कस की हुई है। अब यहाँ पर अगर हम बेयर एक्ट से रीड करें तो ये क्या है, अब ये तो आपको पता चल गया कि समन 2 तरह के हैं और ये क्या-क्या होते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इस रूल में क्या बताया। वो कह रहे हैं द कोर्ट शैल डिटरमाइन एट द टाइम इश्यू द समन whether it shall be for settlement issue only for the final disposal and the summons shall contain a direction। बस कोर्ट ने जो है वो समन जारी करने के टाइम ये चीज़ डिटरमाइन कर लेनी है कि समन किस नेचर का है, कि किस पर्पज़ के लिए मैं जारी कर रही हूँ, आया सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए या फिर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट के लिए, और फिर उस समन के ऊपर जिस पर्पज़ के लिए जारी करी थी, डायरेक्शन भी उसके मुताबिक दे देनी है, प्रोवाइडेड दैट इन एवरी सूट हेड बाय दिस कोर्ट। अब नेक्स्ट है कि अगर कोर्ट ऑफ स्मॉल काउजेज कोई सूट का ट्रायल कर रही है, तो उस सिचुएशन में जो समन जारी किया जाएगा वो फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट का ही होगा, सेटलमेंट ऑफ इशू का नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो है वो इसी रूल 5 के अंदर, ऑर्डर 5 के रूल 5 के अंदर एक अमेंडमेंट आ गई है पंजाब में, तो इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सो कह रहे हैं कि ऑर्डर 5 में, रूल 5 में, ये जो एग्जिस्टिंग रूल जो भी मैंने डिस्कस किया उससे वो कह रहे हैं आप सब रूल 1 कंसीडर कर लो, और उसके बाद ये सब रूल इस अमेंडमेंट के थ्रू जो है ना, एक न्यू सब रूल 2 ऐड हो गया है। वो क्या कहता है सब रूल 2? वो कहते हैं वेयर द समन और फॉर द सेटलमेंट ऑफ इशू, यानी समन जो है वो जब जारी किया जा रहा होता है फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू के लिए, द समन शैल स्टेट द डिफेंडेंट में प्रेजेंट रिटन स्टेटमेंट ऑफ हिज डिफेंस बिफोर द डे फिक्स फॉर हिज अपीयरेंस। तो इस समन के अंदर बेसिकली डिफेंडेंट को ये डायरेक्शन दी जा रही होती है कि जिस डे पर इसने अपेयर होना है, उस डे अपेयरेंस से पहले ये अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा करवा दे अपने डिफेंस की। वो रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने का बेसिक लॉजिक यही है, ताकि जिस टाइम उसने आना है तो कोर्ट आसानी से फ्रेमिंग ऑफ इशू कर सके, जिसके लिए वो ये समन जारी कर रही है। क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ इशू पॉसिबल तभी होगी जब रिटन स्टेटमेंट जमा हो जाएगी, जिसमें वो बता देगा कि मैं ये क्लेम मानता हूँ, उसका ये नहीं मानता, तो कोर्ट को पता चल जाएगा कि इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान असल में मसला क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है। नेक्स्ट है रूल 6 फिक्स। रूल 6 है फिक्सिंग डे फॉर अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट। ये बेसिकली कहता है, इस रूल में ये बताया जा रहा है कि जो डिफेंडेंट की डेट ऑफ अपीयरेंस हम समझ में डिसाइड करते हैं ना, कि इस डेट पे आपने कोर्ट में आना है, वो डेट हम किस तरह डिसाइड करते हैं, वो फैक्टर्स जो हैं वो इस रूल में बताए गए हैं। कहें द डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट shall be fixed with reference to the current business of the court, number 1, number 2, the place of residence of the defendant, number 3, the time necessary for the service of the summon। अब यहाँ तक ही आप इसको स्किप करें और इसको समझें। वो ये कह रहे हैं कि जब हम लोगों ने डिफेंडेंट की अपीयरेंस का डेट डिसाइड करना है कि उसने किस दिन कोर्ट में पेश होना है, समन में जब हम लोगों ने इसकी अपीयरेंस का डेट डिसाइड करना है, तो वो फिक्स किया जाता है 3 फैक्टर्स को देखते हुए। नंबर 1 तो ये कोर्ट के करंट बिजनेस को देखते हो, मतलब कोर्ट के पास उस टाइम कितने केसेस पेंडिंग है, कितना रश लगा हुआ है, कोर्ट के पास कितने केसेस का ट्रायल है। मिसाल के तौर पर अगर एक कोर्ट ने एक दिन के अंदर 100 केस सुनने हैं, अगर टाइम ही नहीं है कोर्ट के पास, वो उसी डे पे लिख देगी समन में डे पे इसने भी आना है, ये भी आ जाए, कोर्ट तो पागल हो जाएगी, इतने केस वो किस तरह सुन लेगी एक दिन में। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में इतनी जगह नहीं है इतने बच्चों का सबका टेस्ट लेने की,
सेंटर भी अब हम लोग जिस तरह देखते हैं ना कि फ़लाँ-फ़लाँ सिटी के अंदर सेंटर बैठा है, क्योंकि इतने-इतने बच्चों ने टेस्ट देना होता है, एमटी कैट का, लैट का, गेट का, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो होते हैं ना प्रोफेशनल टेस्ट, ये ज़्यादा बच्चों ने देने होते हैं, क्योंकि तहसीलों से भी आ रहे होते हैं और सब तहसीलों से भी बच्चे आ रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं। तो फिर वो जिस सिटी के अंदर होता है ये सेंटर बाकायदा प्रॉपर बने हुए जहाँ पर स्पेस हो, वहाँ ही फिर सेंटर बिठाया जाता है। तो यहाँ पर भी ये है कि कोर्ट के पास इतनी कैपेसिटी ही ना हो उस दिन कि वो इतना ट्रायल करवा सके, इतने केस सुन सके। तो एक इस अगर नहीं होगी तो वो फिर वो डे नहीं इसे देती समन का कि इस दिन आपने आना है। अगर इसको उस एग्ज़ाम्पल को एक दफ़ा स्किप कर दें जो मैंने दी, अगर इसे दोबारा इसी को चीज़ को समझें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोगों ने समन में एक डेट स्पेसिफ़ाई करनी है ना डिफेंडेंट की, कि इस दिन आपने कोर्ट में आना है। वो डे स्पेसिफाइड होती है 3 फैक्टर्स को देख के। नंबर 1 तो ये कि कोर्ट के बिज़नेस को देखते हुए कि मतलब कोर्ट के पास उस दिन कितने केस हैं ट्रायल में, एक तो इस चीज़ को देखते हैं। दूसरा ये कि डिफेंडेंट की प्लेस ऑफ रेज़िडेंस को देखते हैं। प्लेस ऑफ रेज़िडेंस क्यों देखी जाती है? क्योंकि हो सकता है आप समन में जो दिन दे दो, उसकी प्लेस ऑफ रेज़िडेंस इतनी दूर हो कि वो उस टाइम में ना आ सकता हो कोर्ट में। एक तो इस फैक्टर को देखते हुए आप देखते दे दिन डिसाइड करते हो, एंड द टाइम नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ समन, और जितना टाइम लग जाएगा समन उस तक पहुँचते हुए। ये सिर जगह पे ये हो सकता है वो बहुत दूर रहता हो, यहाँ से वहाँ तक कोर्ट की जगह से उस तक पहुँचाते हुए समन को टाइम लगेगा। समन को टाइम लगेगा, फिर ज़ाहिर-सी बात है उसे भी आते हुए टाइम लगेगा, उसको प्रॉपर तैयारी करने के लिए वकील अपॉइंट करने के लिए भी टाइम चाहिए जो उसको आगे डिफेंड करे कोर्ट में। तो वो कह रहे हैं कि ये 3 फैक्टर को देखते हुए हम लोग समन में बेसिकली डे स्पेसिफाइड करते हैं कि ये डेट है जिस पर डिफेंडेंट ने कोर्ट में आना है, अपीयर होना है। तो जब भी समन के अंदर डेट्स डिसाइड हो रही होती है कि जिस डेट पर डिफेंडेंट ने कोर्ट में आके अपीयर होना है, डिफेंड करना है, अपनी रिटन स्टेटमेंट जमा करवानी है, तो वो बेसिकली 3 फैक्टर्स को देखते हुए डेट डिसाइड होती है। सबसे पहले कोर्ट के अंदर कितना रश लगा हुआ है, कोर्ट अपना बिज़नेस देखते हुए चलाती है, मेरे पास कितने केस लगे हुए हैं। दूसरा वो देखती है कि कितना टाइम नेसेसरी है इस तक समन पहुँचने में लग जाएगा, इस फैक्टर को देखते हुए। तीसरा उसकी प्लेस ऑफ रेज़िडेंस को देखते हैं, और ये तीनों फैक्टर क्यों देखे जाते हैं ये भी मैंने आपको विद लॉजिक समझा दिया। नेक्स्ट फिर कह रहे हैं जब इन फैक्टर्स को देखते हुए उसने एक डे स्पेसिफाई कर दिया, एंड द डे शैल बी सो फिक्स एज टू अलाउ द डिफेंडेंट सफिशिएंट टाइम टू एनेबल हिम टू अवेयर। फिर वो कह रहे हैं ये इन फैक्टर को देखते हुए हम जो डे स्पेसिफाइड करते हैं ना, वो भी वो डे होना चाहिए जिसमें उसको एक सफिशिएंट टाइम मिल सके डिफेंडेंट को कि वो कोर्ट के अंदर आ सके, अपेयर हो सके और उस डे पे आके आंसर दे सके। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को 24 फेब का समन जारी कर दिया कि इस दिन पर आपने आना है। जारी मैंने किस दिन किया था? 20 फेब को। अब सिर्फ 4 दिन के अंदर वो बंदा क्या वकील करेगा, क्या वकील उसकी प्रिपरेशन करेगा, एक सफिशिएंट टाइम नहीं है। कम से कम 15-30 दिन तो दें आप उस बंदे को कि ताकि वो प्रॉपर वकील कर सके, वकील तैयारी कर सके, जो उसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स वो भी अपने लिए कुछ इकट्ठा कर सके सबूत। तो कह रहे हैं सफिशिएंट टाइम देना है ताकि वो आके पेयर हो सके, क्लेम कर सके। रूल 7 है समवन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट रिलाइड ऑन बाय हिम। अब जो रूल 7 है, ये भी पंजाब में अमेंडमेंट आ गई है, तो हम वहाँ से डिस्कस करेंगे, पर टाइटल यही रहेगा कि समन किया जाता है डिफेंडेंट को कि जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसका डिफेंस रिलाय कर रहा है ना, वो उन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे। टाइटल से आपको ये क्लियर हो गया। आप ये क्या पंजाब में अमेंडमेंट आई है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। So, Rule 7, the summon to appear and answer shall order the defendant to produce all documents in his possession or power upon which he bases his defense or any claim for set off. समन में ऑर्डर किया जाता है डिफेंडेंट को कि जो भी डॉक्यूमेंट इसकी पोसेशन और पावर पे हैं, जिसकी बेस पर इसका कोई डिफेंस क्लेम करता है या कोई सेट ऑफ का क्लेम करता है, तो कोर्ट इसे ऑर्डर देती है समन में कि आप वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, एंड शैल फर्दर ऑर्डर दैट वेयर ही रिलाई ऑन एनी and shall further order that where he rely on any other document whether in his possession or power or not, evidence in support of his defense or claim set off, shall enter such document in a list to be added or next to the written statement। वो कह रहे हैं कि अब जो डॉक्यूमेंट्स थे ना इसकी पोजेशन पावर जिस पर रिलाई करता है, तो वो तो उसे कोर्ट ने प्रोड्यूस करने के लिए दे दिया। इसके अलावा उसे ऑर्डर करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपका क्लेम है, डिफेंस रिलाई करता है, सेट ऑफ का क्लेम रिलाई करता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपकी पोजेशन ऑफ पावर में नहीं है, तो वो कहते हैं कि ये आप डॉक्यूमेंट्स का इंदराज कर दो, इंटर कर दो उस लिस्ट में जो कि आपने अपने रिटर्न के स्टेटमेंट के साथ अनेक्स्चर की है, जो कि लिस्ट ऑफ रिलायंस की बात करें जिस पर डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई करते हैं। उधर भी आपके पास होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपके पास हैं वो तो आप लगा देते हो ना, जो नहीं होते उनका आप लोग इंदराज कर देते हो उस लिस्ट के अंदर कि ये मेरे पास नहीं है लेकिन इन पर भी मेरा रिलीफ क्लेम करता है, तो वो आप उसे इसका भी आपको कोर्ट ऑर्डर दे सकती है। अब आ जाते हैं रूल 8।
और रूल 8 क्या कहता है? ऑन इश्यू ऑफ समन टू फाइनल डिस्पोजल डिफेंडेड टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेस। ये यही बात हो गई जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि जब समन जो है वो 2 तरह का हो सकता है, या तो सेटलमेंट ऑफ इश्यू के लिए हो सकता है, क्या मसला है, या फिर जो है वो फाइनल डिस्पोजल के लिए हो सकता है। फाइनल डिस्पोजल का समन बेसिकली तभी जारी किया जाता है जब प्लेंटिफ की तरफ से, मुद्दई की तरफ से उसका एविडेंस क्लोज हो गया। अब कोर्ट ने सिर्फ उसके सबूतों पर देखते हुए तो फैसला नहीं करना, उसने डिफेंडेंट को भी कहना है कि आपके पास भी अपने आप को साबित करने के लिए कोई गवाह, कोई सबूत है तो आप पेश करो। तो इसके लिए ये साब पेश करने के लिए उसे एक समन फॉर फाइनल डिस्पोजल का जारी करती है, जिसमें उसे डायरेक्शन देती है कि आप अपने गवाह पेश करें। तो टाइटल से क्लियर हो रहा है। वैसे इसमें कहा किया गया है, तो डिस्कस करते हैं। वेयर द समन इज फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, इट शैल आल्सो डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस ऑन द डे फिक्स्ड फॉर हिज अपीयरेंस। वगैरह जब समन जारी किया जाता है फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट, समन इस नेचर का है, फाइनल डिस्पोजल ऑफ सूट का है, तो इसमें डायरेक्शन दी जाती है डिफेंडेंट को कि जो इस डेट पे इसने आना है ना, उसी डेट पे ये ऑल विटनेस अपॉन हिज एविडेंस ही इंटेंडेड टू लाई, जो उसी डेट पे जिस दिन इसने खुद पेश होना है, उस ही डेट पे जो इसके केस से रिलेटेड है, जिन विटनेसेस पर ये रिलाई करता है, उन विटनेसेस को भी इसने पेश करना है। ये रूल 8 है। नेक्स्ट है आपके पास रूल 9, जो कि डील करता है सर्विस ऑफ समन से। और रूल 9 की अगर बात करें तो कह रहे हैं डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन फॉर सर्विस। समन फॉर सर्विस के ये जो समन है वो किस तरह सर्व किया जाएगा। सो इसमें टोटल 3 रूल हैं। रूल 1 ये कहता है कि वेयर अ डिफेंडेड रिसाइड विद इन अ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, मतलब जिस कोर्ट के अंदर दावा दायर किया, डिफेंडेड उसी कोर्ट की लोकल लिमिट में रहता है, जुरिस्डिक्शन में रहता है। और एज एन एजेंट विद इन, एजेंट रेजिडेंट विद इन दैट जुरिस्डिक्शन, या उसका कोई एजेंट उसी लिमिट के अंदर रहता है जिस कोर्ट के अंदर दावा दायर किया। हु इज एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ, और उसके पास अथॉरिटी भी है उस एजेंट के पास कि उसके बिहाफ पे समन नोटिस जो है वो रिसीव कर सकता है। द समन शेल अनलेस द कोर्ट ऑर्डर बी डायरेक्टेड और सेंट टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी सर्व बाय हिम और वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट। अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट अपने किसी प्रॉपर ऑफिसर को समन डिलीवर कर देगा कि वो या पर्सनली या अपने से किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर के थ्रू ये इसी बंदे को, डिफेंडेंट को, या इसका जो एजेंट रह रहा है ना, उसे ये समन दे दे। ये जनरल रूल है। अब इसमें जो एक्सेप्शन है जनरल की, वो अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, यानी अगर कोर्ट इसकी जनरल रूल के ऑपोजिट कोई चीज़ डायरेक्शन दे दे, देन उस टाइम फिर उस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे। सब रूल 2, द प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट अदर देन दैट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड एंड, मसलन वो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस कोर्ट के अंदर दावा दायर हुआ है, उस कोर्ट के ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे कोर्ट का ऑफिसर भी प्रॉपर ऑफिसर हो सकता है जो कि समन जारी कर रहा है। वेयर ही सच एन ऑफिसर द समन में बी सेंट टू हिम बाय पोस्ट और इन सच अदर मैनर्स द कोर्ट में। और अगर वो ऐसा पर्सन है जिस कोर्ट में दावा दायर हुआ है वो उस कोर्ट का ऑफिसर नहीं है, मतलब ये जो समन जारी करते हैं उसे तलबी ऑफिसर कहते हैं। सॉरी, तलबी मैं कह रही हूँ, तामीली ऑफिसर कहते हैं, उन्हें तामील करानी होती है समन की। तो कह रहे हैं कि तालीमी सॉरी हाँ, प्रॉपर ऑफिसर ही कह लो। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रॉपर ऑफिसर है ना, वो उस कोर्ट का भी हो सकता है जो कि जिस कोर्ट में दावा दायर किया ना, उसका वो तामीली ऑफिसर नहीं है, वो किसी दूसरे कोर्ट का तामीली ऑफिसर है। और अगर वो किसी दूसरे कोर्ट का तामीली ऑफिसर है, वो हो तो सकता है, तो समन जो है वो सर्व करवाने के लिए कोर्ट से पोस्ट या डाक खाने के थ्रू या किसी और तरीकाकार के जो उसे बेहतर लगेगा उसने इसको समन भेज सकती है, क्योंकि इसने अब आगे सर्व करवाना है। सो सब रूल 3, अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द प्रॉपर ऑफिसर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ शैल कॉल द सर्विस और समन एंड रिटर्न इट टू द कोर्ट विद इन 15 डेज ऑफ योर समन। मतलब जब इन लोगों ने, इस प्रॉपर ऑफिसर ने या इसने अपने से किसी और दूसरे ऑफिसर को अथॉरिटी दे दी कि तुम समन जमा करवाओ, उन्होंने जारी करवाने के बाद, इशू करवाने के बाद, सर्व करवाने के बाद 15 दिन के अंदर जिस कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दी थी ना, उसको ये बता देना है, इसे फीडबैक दे देना है एक तरह से कि भाई हमने ये आपका काम कर दिया, हमने समन इशू करवा दिया, सर्व कर दिया। ये 15 दिन का इनके ऊपर जनरल रूल है कि इसमें उन्होंने बताना है। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, अगर कोर्ट आपको कोई दूसरी डायरेक्शन दे कि आपने जो है वो किसी और तरह मुझे इन्फॉर्म करना है, तो फिर वो उस डायरेक्शन को देखेंगे, अदरवाइज तो यही तरीका है उनका इन्फॉर्म करने का। नेक्स्ट आ जाता है मूड ऑफ सर्विस। Service of the summons shall be made by delivering or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoint in this behalf and sealed with the seal of the court। मतलब कहने जो समन आप लोगों ने करना है ना, सर्व करना है, उसकी कॉपी आप लोगों ने डिलीवर करनी होती है। और उस समन की कॉपी के ऊपर जो है वो जज के या जो ऑफिसर इसके ऊपर है अपॉइंट इसी बिहाफ पे किसने सील साइन करने हैं, समन के ऊपर जो सर्व होना है, उनके साइन होंगे और कोर्ट की सील होगी। अब इस 10 के अंदर, रूल 10 के अंदर भी बाकायदा पंजाब में अमेंडमेंट आई हुई है। रूल 10 में एक प्रोवाइजो ऐड हुई है पंजाब में, प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस इफ द प्लेंटिस ऑफ विच द कोर्ट में सर्व द समन ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस बाय द रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इन द मूड ऑफ सर्विस लेटर ऑन दिस रूल। कह रहे हैं कि अगर प्लेंटिफ की विश ये हो कि ये जो मूड ऑफ सर्विस रूल 10 में बताया हुआ है ना, उसके बजाय मतलब जो कोर्ट का समन सर्व कराने का तरीका है, वो कहता है ये नहीं, इस तरीके के थ्रू नहीं, बल्कि आप
रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, डाक के थ्रू जो है ना समन इसे जारी करो। देन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इस तरह भी, अगर प्लेंटिफ की विश हो तो इस तरह डिफेंडर को समन जारी कर सकता है। अब रूल 10 ने जो है उसमें भी पंजाब की अमेंडमेंट आई है, जो ऑर्डर में लिखा हुआ है रूल 10 ने वो नहीं करना, जो पंजाब की अमेंडमेंट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल 10 है सर्विस बाय पोस्ट साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ समन अंडर रूल 9 देयर शैल बी सेंट unless otherwise ordered by the court to the defendant by registered post acknowledgement due another copy of the summons signed and sealed in the manner provided in rule 10। सो ये कह रहे हैं कि जैसे ही जो नॉर्मली कोर्ट ने समन उसे जारी करना था रूल 9 के तहत, उसके जारी करने के बाद ही साइमल्टेनियसली उसके साथ ही एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी समन उसको जारी कर दिया जाएगा डिफेंडर को, जिसके ऊपर रूल 10 के अंदर जो तरीकाकार बताया हुआ था कि कोर्ट के या उस ऑफिसर के जो उस अपॉइंट है उस पर साइन करने के लिए समन पे उसके सिग्नेचर होंगे, कोर्ट की सील होगी। मतलब कोर्ट की तरफ से तो समन जाएगा ही जाएगा, उसके साथ एक अदर कॉपी ऑफ समन जो है वो पोस्ट के थ्रू भी उस बंदे को चली जाएगी। अब पोस्ट के कौन से मोड हो सकते हैं, यानी या तो वो कुरियर सर्विस के थ्रू जा सकती है या फिर अर्जेंट मेल सर्विस ऑफ पाकिस्तान पोस्ट जैसे ल्यूपर्ड वगैरह इसके थ्रू चली जाएगी। और ये जो समन ये जो जा रहा है ना रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, ये प्लेंटिफ की कोस्ट पे जा रहा है। पहला समन भी प्लेंटिफ की कोस्ट पे जाना है। सारे ये जो है ना दो अब समन एक तरह से देखा जाए तो जा रहे हैं, एक तो कोर्ट के थ्रू, एक रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, जहाँ प्लेंटिफ के खर्चे पे ही रहे हैं। एक्सेप्शन इसकी ये जो अंडरलाइन है, अनलेस अदरवाइज ऑर्डर बाय द कोर्ट, कि अगर तो कोर्ट कोई दूसरी ऑर्डर देगा तो फिर उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। सब रूल 2 द एक्नॉलेजमेंट। अब इसमें कॉमा वाली लाइन को छोड़ दें और बाकी सारे सेंटेंस को कंप्लीट करें द एक्नॉलेजमेंट of the receipt of the registered communication or endorsement by a courier messenger or a postal employee that a defendant refused to take delivery of the summon shall be deemed by the court issue the summon to be prima facie proof of the service of the summon। वो कह रहे हैं कि अगर तो जो नोट समन जा रहा है ना वो इस रजिस्टर्ड कम्युनिकेशन का किसी मोड के थ्रू जा रहा है, कुरियर की तरफ जा रहा है, पोस्ट की तरफ से जा रहा है, अगर वो इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट वो ये कह देते हैं कि भाई हमने तो डिलीवर किया था, डिफेंडेंट ने समन की डिलीवरी लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो कोर्ट ये चीज़ ये समझेगी कि अगर उसने रिफ्यूज़ किया है इसका मतलब कि उसने समन उसको जारी हो गया है, उसे सर्व हो चुका है, और ये प्राइमा फेशियाई प्रूफ समझा जाएगा उसका रिफ्यूज़ल डिफेंडेंट का और इन लोगों की एक्नॉलेजमेंट जो कि डिलीवरी करा रहे हैं सर्विस की, सॉरी समन की, कि ये इसने खुद इनकार किया है लेने से। ये चीज़ अब प्राइमा फेशियाई प्रूफ समझी जाएगी कि समन जो है वो सर्व हो गया है डिफेंडेंट को। और नेक्स्ट अब ये जो कोमा की लाइन वगैरह परपोर्टेड टू बी साइन बाय द डिफेंडेंट, ये कंसीडर किया जाएगा डिफेंडेंट के इसके ऊपर साइन है, वो यही समझेंगे कि बेशक इसने, क्योंकि इसका मोटिव क्या था, उसे इंटीमेट करना कि आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा चुका है। अगर अब ये मना कर रहा है इसका मतलब से पता तो चल गया कि इसके खिलाफ है, तो अब अगर ये मना भी कर रहा है और वो लोग बता रहे हैं कि हमने सर्व किया था, उनकी एक्नॉलेजमेंट जो उनके साइन है कि वापस आ गया ये जो समन पार्सल्स को किया था, इसने तो एक मना कर दिया लेने से, तो वो इस चीज़ कोर्ट ये मान के चलेगी कि ये प्राइमा फेशियाई प्रूफ है कि इसको समन सर्व हो गया है डिफेंडेंट को। तो ये हमारे पास रूल 10 था। नेक्स्ट वीडियो में रूल 11 to 20 डिस्कस करें।